नमस्कार। 3 मई 2025 को स्वर्गीय डॉक्टर सुनील कुमार अग्रवाल का कहानी संग्रह उन्मुक्त हंसी का लोकार्पण इंस्पिरेशन बीएड कॉलेज हल्द्वानी के सभागार में ससम्मान उत्साहपूर्वक आयोजित हुआ, जिसमें उनकी पत्नी एवं बेटे-बेटी सहित अन्य सभी परिवारीजन व अग्रवाल जी के सहपाठी मित्रगण आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में राज्य सूचना आयुक्त देवेंद्र आर्या, वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर विजया सती, दीपक बलूटिया, घनश्याम भट्ट, हरी सती, देवकी आर्या, नीरज प्रभात गर्ग आदि गणमान्य व्यक्तित्व की गरिमामयी उपस्थिति रही। तो आइए मैं लोकेशना मिश्रा आपको ले चलती हूँ उन्मुक्त हंसी की ओर। एक परिचय। मेरे पिता श्री सुनील कुमार अग्रवाल जी का जन्म हिमालय की गोद में स्थित हल्द्वानी शहर में दिनांक 6 जुलाई 1959 को हुआ था। उन्होंने MSc जंतु विज्ञान में हुमायूं यूनिवर्सिटी नैनीताल से प्रथम श्रेणी एवं गोल्ड मेडल के साथ अर्जित की। PhD जंतु विज्ञान में ही 1986 में फेलोशिप फ्रॉम वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली से प्राप्त की। उनके शोधपत्र विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। उन्होंने श्याम सुंदर स्मारक महाविद्यालय चंदौसी, जिला संभल, उत्तर प्रदेश में अध्यापन करते हुए एसोसिएट प्रोफेसर के पद से सन 2022 में सेवानिवृत्ति प्राप्त की। उनकी अभिरुचि पर्यावरण विज्ञान, प्रकृति, अध्यात्म एवं दर्शन का अध्ययन व लेखन रहा। उनकी प्रमुख कृतियों में अंकुर एवं वृक्षमित्र प्रकाशित हुई हैं एवं भारत की अनेक प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में साहित्य की अनेक विधाओं में उनकी रचनाएं प्रकाशित होती रही, जिसको भी वहाँ पर प्रदर्शित भी किया गया है आप लोगों की अवलोकन के लिए। और जब उन्मुक्त हंसी नाम का शीर्षक हमारे ताऊ जी ने लिखा तो उस शीर्षक को सुनकर मेरे मन में बार बार एक विचार आया, जिस पर मैं चाहूँगा कि आप सभी मनन करें। विचार है कि उन्मुक्त हंसी कहाँ। उन्मुक्त माने है क्वेश्चन, फ्री फ्रॉम एनी बाउंड्री। इस सवाल का उत्तर खोजने से पहले कुछ बातें करते हैं इस पुस्तक के इस स्वरूप में आने के बारे में। मुझे याद है गर्मी के दिन जब मैं और मेरी छोटी बहन आदिश्री पापा के साथ हमारे चंदौसी वाले घर के बरामदे में तख्त पर बैठा पहले की है। शाम के वक्त में अक्सर बिजली की आपूर्ति नहीं होती थी उस टाइम। रात में इन्वर्टर का पंखा पूरी रात गर्मी से युद्ध कर पाए, इस वजह से हम सायंकाल में चिमनी या मोमबत्ती का सहारा लिया करते थे, जो कि उन्हें अक्सर अपने बच्चों में मिल जाया करता था। और इस प्रकार पापा के कारण मेरा हिंदी साहित्य में श्रोता का सफर शुरू हुआ। कहते हैं ना कि प्रेरणा और प्रयास को जरूरत होती है प्रोत्साहन की। पापा को उस प्रोत्साहन की शुरुआत घर से हुई। चंदौसी का गणेश मेला बहुत प्रसिद्ध है, जो कि गणेश चतुर्थी सितंबर के दरमियान मनाया जाता है। और उसमें निकलती है एक पत्रिका, स्थानीय स्तर पर नाम है विनायक। हर साल पापा की कोई ना कोई रचना उसमें प्रकाशित होती थी और इस पत्रिका ने स्थानीय स्तर पर पापा को बहुत पहचान दिलाई।
लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। ध्यानमूलं गुरो पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। उन्मुक्त हंसी के लोकार्पण के इस पुण्य अवसर पर मंचासीन मेरे सभी पूज्यगण एवं मेरे सहभागी श्री नीरज जी, इस सभागार में उपस्थित सभी मातृशक्ति, मेरे पूज्यगण जिनको मैं हमेशा आदर के भाव से देखता हूँ, सभी के चरणों में वंदना करते हुए इस उन्मुक्त हंसी के शब्द में दो अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ। मैं संस्कृत के उस श्लोक का अनुसरण कर रहा हूँ। परम श्रद्धेय श्री सतीश अग्रवाल जी जो पूर्व आयकर आयुक्त रहे हैं, निंदम तो नीति निपुणा यदिवास्तुवंती और लक्ष्मी समविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अध्यय वा मरण वस्तु युगांतरे वा न्यायाय पथा प्रविचलन्ति पदम न दिया। आप निंदा कीजिए, स्तुति कीजिए, छठा अंबार उनके समक्ष रखिए। जो नेक मार्ग से करने वाले व्यक्ति हैं कोई विचलित नहीं होते। ऐसी ही प्रतिमूर्ति आदरणीय डॉक्टर साहब, आपने इस गुरुतर उत्तरदायित्व के निर्वहन के लिए मेरा चयन किया। मैं आपके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। नतमस्तक हूँ आपकी शालीनता और नम्रता के लिए। मुझ जैसे तुच्छ आदमी को आपने इस लायक सुंदर मंच पर स्थान ग्रहण किया। प्रकाशन की जहाँ तक बात है, मैंने आपसे तक ग्रहण किया, लेकिन आपके सम्मान से मैं विभूत हूँ कि आपने मुझे बोलने के लिए अवसर भी प्रदान किया। इस पुस्तक के लेखक आदरणीय डॉक्टर सुनील अग्रवाल जी, जो सरस्वती साधक भी रहे हैं और सिद्ध भी रहे हैं, जिन्होंने सरस्वती सिद्ध के रूप में प्राप्त हुई है। बल्कि उनकी कई कहानी का पढ़ा, जैसे उन्मुक्त हंसी को 3 बार पढ़ने के बाद मैं 3 बार भाव विवल हुआ। एक प्रभा करेक्टर है जो वैदर के जीवन निर्वाह करता है, जिसके पति के असामयिक निधन हो जाता है और 2 माह का बच्चा उसके गर्भाशय में पल रहा है। सास, मैं मातृशक्ति की अवहेलना नहीं करूंगा, सास का व्यवहार भी उसके प्रति अच्छा नहीं रहा, लेकिन वो संघर्ष से लड़ते लड़ते नैतिक शरण की वो दूर जाएंगे उसको समर्पित कर रहा हूँ। उस पथ की पथि कुशलता का जिस पथ पर बिखरे सूर्य और नाम की घड़ी कुशलता का धारण लड़ते लड़ते उसके पुत्र को जन्म दिया। सोता सास खुश होगी, लेकिन ससुर का व्यवहार उसके प्रति न हो। लेकिन पत्नी मनोरमा देगी मनोवृत्तानुसार तारण्यम दुर्ग संसार और सागर से पुरोत्तम, इसके विपरीत उसका व्यवहार अपने पति के प्रति था, उसकी सास का। अपनी लेखनी में इतनी अमिट छाप छोड़ी है आदरणीय डॉक्टर साहब ने। 3 बार रोया होंगे जब उसने पुत्र को जन्म दिया और पुत्र को अच्छे संस्कार दिए, जो आज हम लोग जो है इस भाव को हो गए। जो पति पत्नी दोनों बहुत संभ्रांत थे, आपस में लड़ रहे थे कि मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा। ईगो टकरा गया। पति बोला मैं इंजीनियर बनाऊंगा, पत्नी कहती मैं डॉक्टर बनाऊंगा। दोनों में भयंकर द्वंद्व युद्ध होने लग गया। पड़ोस में रहते थे संभ्रांत और सभ्य नागरिक, वो भी सभ्य थे, शिष्ट।
उन्होंने कहा यार क्या बात होगी, आज क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों दफ्तर, तुम तो बहुत अच्छे थे और तुम्हारी मुझे आवाज़ भी नहीं आई, आज क्यों लड़ रहे हो? बोला भाई साहब अब आप न्याय करो, ये कह रही है मैं लड़कों को डॉक्टर बनाऊंगा और मैं कह रहा हूँ मैं इंजीनियर बनाऊंगा, और हम दोनों को भयंकर द्वंद्व चल रहा है। मैं कह रही हूँ डॉक्टर बनाने में, ये कह रहे हैं डॉक्टर की पूरी जिंदगी नहीं होती है, दिन भर कान में माँ की दिन भर कान में आला लगाए हुए यूरिन स्टूल दारू कदापि चीज को टेस्ट करके रहता है, कोई जीवन नहीं है। गुजरात तुम्हारे इंजीनियर की क्या जिंदगी, दिन भर सुबह की काम तो करता है, धूप में दोनों भयंकर द्वंद्व चल रहा है। और सत्यनारायण उन्होंने कहा भाई क्यों ना, उन्होंने कहा ये कह रहे हैं मैं डॉक्टर बनाऊंगी, मैं कह रहा हूँ मैं इंजीनियर बनाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है भाई, बच्चे तो चिंतित नहीं होगा तो पड़ोस वाला को क्या चिंतित होगा। आगे बच्चे से पूछा मुझे बच्चा क्या बनना चाहता है, मुझे बच्चा अभी हुआ ही नहीं। इस महापर्व में भगवान ने अपने बच्चे को जो संस्कार दिए विवेक में, अंत में उन्होंने 3 बार बताया है। मुस्कुराहट नाम की एक संस्था का उसने उद्घाटन किया। जितनी नारियां थी तो वैसे भी जीवन का निर्वहन कर रही थी, जिनको खुशी प्रदान करना चाहती थी भगवान। उस कहानी का उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ, अभिभूत उस कहानी को पढ़ के मुझे बार बार कई प्रसंग याद आते रहे जीवन में। जब विवेक बड़ा हो गया, लिख गया, बहुत अच्छे प्रस्ताव करने लगे उसके बाद शादी के, उसके मन में कब अपने बच्चे से उसकी सास का व्यवहार ठीक परिवर्तित नहीं हुआ। नव मंगल हो, जन मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो। और इसके अलावा एक और देश साउथ कोरिया में भी आपने अध्यापन का कार्य किया और अभी स्वतंत्र रूप से लिखती भी हैं, फेसबुक वगैरह पर डालती हैं, तो उनसे अनुरोध करता हूँ कि और आपने जो कहा उसको सुनकर भी हमें करना चाहिए, तो मैंने आज के दिन को विशेष बना देने के लिए आप सबकी उपस्थिति को ध्यान रखती हूँ। डॉक्टर सुनील कुमार अग्रवाल जी को अपने बीच पाने का केवल उद्घाटन ही नहीं है, क्योंकि रचनाकार अपने लेखन और उसमें व्यक्त विचारों भावनाओं में जीवित रहते हैं अपनी रचना में। तो ये आज हमारे बीच में अपनी रचनाओं के माध्यम से है। तो मिर्जा गालिब की एक पंक्ति याद आ रही है। उन्होंने लिखा एक जगह कि मैं अपने अकेलेपन में खतों के सहारे जीता हूँ। जब किसी का खत आया तो मैंने समझा कि वह शख्स तशरीफ लाया। तो मुझे लगता है कि इन कहानियों को पढ़ना भी अपने कथाकार से मिलने जैसा। जैसे गालिब खतों के बहाने मिलते थे, तो पुस्तक के बहाने उनसे मिल रहे हैं। जो लोग मुझे करीब से जानते हैं, जैसे उनकी बेटी आदिश्री ने भी कहा कि बहुत सारी कहानियाँ सच्ची घटनाओं पर आधारित हैं। तो मेरा तो उनसे एक औपचारिक ही परिचय हुआ सबके माध्यम से। मैंने उन्हें एक अध्यापक के रूप में जाना। तो इन कहानियों में मुझे उनका वह रूप झांकता हुआ दिखाई दिया। और जो लोग उनको ज़्यादा जानते हैं वे उनको किन्हीं पात्रों, किन्हीं घटनाओं, किन्हीं परिस्थितियों में उनको अपनी आंखों के सामने साकार देखते रहेंगे। अब आपके सबके हाथों में पुस्तक है और जो जो उनको जानते हैं वो उन कहानियों में उनको अक्सर पाते रहेंगे। इन कहानियों का जो थीम जो तथ्य है उससे लेखक के व्यक्तित्व की एक छवि जो हमारे सामने बनती है वह है एक संवेदनशील, परोपकारी, आदर्शवादी, आशावादी, संघर्षशील व्यक्तित्व जो गरीबों के प्रति मेहरबान है, जो छात्र समुदाय का हित चाहता है, क्योंकि वो अध्यापक हैं तो छात्र
करुणा है और वो समाज की भलाई के लिए कुछ न कुछ करते रहना चाहते हैं। हिंदी में एक लोकप्रिय ऐसा कथन है, ज्यों खेले के बात बात में बात, क्यों सज्जन की बात बात में बात। तो इन कहानियों में हम देखते हैं कि एक सज्जन कथाकार की बातों का ही सिलसिला है। विषय की विविधता इतनी है इन कहानियों में कि जो कुछ भी लेखक के आसपास घट रहा है वह उसको पकड़ने की कोशिश करता हुआ दिखाई देता है। यथार्थ का अंकन करते हैं तो उनके सोच भी उसमें आकर मिलते जाते हैं और इतना सूक्ष्म पर्यवेक्षण, मतलब कीन ऑब्जर्वेशन है उनका कि कई कहानियों में ये हमें दिखाई देता है। इसी की बदौलत वो कभी किसी रिक्शे वाले से जुड़ जाते हैं, कभी किसी अन्य पात्र के साथ बड़ी गहराई से जुड़ जाते हैं। एक लघु कथा है आशा, तो उसमें लेखक सोचता है कि आज तो बड़ा सुहावना मौसम है और रेलवे स्टेशन भी वॉकिंग डिस्टेंस पर है और सामान भी कुछ नहीं है, तो मैं पैदल ही निकल जाऊंगा। लेकिन जैसे वो बाहर निकलते हैं घर से तो एक रिक्शा वाला तेजी से उनकी ओर आता है और वो बोलने की आशा में आया। अब ये इतना संवेदनशील हमारे लेखक हैं कि उनको लगा कि इसकी आशा को तोड़ना नहीं चाहिए और कहानी यहाँ पर ये लघु कथा है, ये खत्म होती है रिक्शा पर बैठते हुए उन्होंने कहा स्टेशन चलो। यहीं पे कहानी खत्म भी हो जाती है और हमारे लेखक का एक व्यक्तित्व, एक पूरा चित्र हमारी आंखों के सामने आ जाता है कि कितना मतलब उनके मन में मतलब उनका एक ये छोटी सी बात उनका एक बड़ा चरित्र हमारे सामने व्यक्त कर देती है। और उनके संवेदनशीलता से परिचित कराती हुई एक और दूसरी लघु कथा है, उसमें एक प्रसंग आता है कि दिवाली की रात में अंधेरे ने अपने आप से पूछा, इतनी जगमग हो रही है सब तरफ, अब तुम कहाँ रहोगे, तुम कहाँ छिपोगे? तो अंधेरे ने स्वयं उत्तर दिया, गरीबों की झोपड़ियाँ है ना। यहीं पे कहानी खत्म हो जाती है। तो ये पूरी मतलब छोटी सी बातों के माध्यम से इतना बड़े संकेत करना, ये एक बड़े लेखक की पहचान होती है। इसीलिए मुझे लगा इन कहानियों को पढ़ते हुए कि उन्होंने अध्यापन जरूर विज्ञान के विषय का किया, लेकिन उन्होंने जीवन की कोमल भावनाओं का बहुत ही गहरा अध्ययन किया था। इसीलिए वो इस प्रकार की कहानियाँ लिख पाए। उनके मन की चाह रही कि वो अपने अनुभवों का कुछ सार दे जाएं इस संसार को, और उनको मन में ये भी इच्छा रही कि मेरी भूलों से लोग सीखें, मेरे अनुभव किसी के काम आए। ये उदात्त भावना ही किसी लेखक के व्यक्तित्व को प्रासंगिक और सार्थक बनाती है। मतलब कहानियाँ लिखकर पुरानी नहीं होगी उनकी कहानियाँ, क्योंकि उनमें एक सार्थकता, एक प्रासंगिकता, तो समय के अनुकूल अपने ढलती रहेंगी। समय बीत जाएगा लेकिन कहानियाँ भी बनी रहेंगी। क्योंकि देखिए वैसे तो इस संसार में यदि हम कहें तो संस्कृत में एक उक्ति है, आत्मार्थे तू काकः अपि जीवति मुक्तिं च लभते। अपने लिए तो कौवा भी जीता है और उसकी भी मुक्ति होती है। लेकिन जो व्यक्ति, ये लेखक हमारे सम्मुख ऐसा है जिनका जीना अपने लिए नहीं है, ये जीवन एक प्रेरणा है, इस जीवन से हमें सीख मिलती है और आज के समय में जो बात दुर्लभ है वो हमें लेखक ने उनकी कहानियों में, उनकी रचना में दिखाई देती है। वो हमेशा सोचते हैं कि जीवन को कुछ ऊंचा उठना चाहिए। इसीलिए मैं संक्षेप कर देती हूँ। मैंने उदाहरण दिया है कि जब मनुष्य डर पड़े, दुखा हो गए, लहूलुहान हो गए, तो पक्षियों ने जैसे उनको संकेत किया, इंसान कब समझेगा प्यार का मूल। वो इस तरह से वो भी करते होंगे, लेकिन उस समय उनकी कहानियाँ ऐसा कहती हैं। और इन कहानियों की शैली कुछ ऐसी है कि लेखक विस्तार से बहुत बात कहते हैं और अपने चरित्र को पूरा निर्मित करते हैं। इनकी कहानियों में आकस्मिकता का भी गुण है। अचानक से कोई घटना घट जाती है और सब कुछ उलट पलट हो जाता है, क्योंकि वास्तव में हमारा जीवन ही ऐसा है, उसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी जितनी बातें हम सुन रहे थे उसमें भी ये एक बड़ी भूमिका है इस उलट पलट की। तो कहानियों में जीवन कब कैसा रूप दिखाए, वैसे ही सबको जीना पड़ता है, ये भी वो अपनी कहानियों में दिखाते हैं। और उनकी दृष्टि में एक खुलापन है और वो संकीर्ण दायरे से मुक्ति की बात कहते हैं। इसी के चलते एक कहानी में हमें एक बिल्कुल नई अवधारणा से हमारा परिचय होता है, वह है तरुपुत्रक अवधारणा। अब समझ नहीं आएगा, लेकिन वो कहते हैं कि तर्पण
पूर्वजों का तर्पण करेंगे। तो ये ऐसे दृष्टि लेकर के चले हैं क्योंकि हमें आज के समय में बहुत कुछ मतलब देती है, हमें कुछ हासिल होता है। रोज़मर्रा के सुख दुख कहती इन कहानियों में व्यंग्य भी है, हास्य भी है और बहुत ही गहरी नज़र है। एक छोटी सी कहानी है उल्लू, जिसमें वो एक निर्जीव फाइल का ड्रम जानते हैं तो उनको मालूम है कि फाइल तो इस कहानी में वो लिखते हैं। अब जैसे सब श्रोताओं को जो उत्सुकता हो रही है कि वो कहानी में एक निर्जीव फाइल है, उसको वो सजीव कर देते हैं और उसका मतलब मानवीकरण पर्सोनिफिकेशन करते हैं और वो फाइल कहती है मेरे अंदर वह प्रपत्र है जिसके द्वारा प्रार्थी को कई लाख रुपयों का भुगतान हो रहा है, किंतु बेवकूफ ने रिश्वत के पंख ही नहीं लगाए, वरना मैं कब के उड़कर भुगतान के चेक के रूप में उसके पास पहुंच जाता है। तो आप सब कह रहे हैं कि उनकी तो मन भी जोरदार है। तो लेखक के मन एक बात और जरूर मुझे कहने की इच्छा हो रही है, इन कहानियों में और लघु कथाओं में उनके मन के आदर्श को वाणी लिखी है जरूर, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं कहीं ये वक्त बहुत अधिक हो गया। इतने आदर्शवाद में जीवन में संभव है क्या? जीवन में संभव है क्या इतना आदर्शवाद? इसलिए कभी कभी कुछ कहानियाँ सपाट भी हो गई हैं और कुछ लघु कथाएं लघु नहीं रह गई, बड़ी हो गई, लेकिन उन्होंने उसकी ओर गौर नहीं किया। तो उत्तरायण प्रकाशन ने इस पुस्तक को बड़े सुंदर रूप में छापा और जिस रूप में हम कथाकार को अपने बीच पा रहे हैं उनको उनकी अनुपस्थिति को उपस्थित कर देने का श्रेय प्रकाशन को भी है और श्रीमती अग्रवाल को भी है और अग्रवाल साहब को भी है। वे सब केवल बधाई तो एक बहुत ही छोटा शब्द है, लेकिन मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ कि आपने एक अच्छे व्यक्ति और एक अच्छी पुस्तक से हमारा परिचय कराया और इस कार्यक्रम को औपचारिक के बजाय बहुत ही अनौपचारिक और आत्मीय बनाए रखने में आप सभी की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है, इसीलिए आप सबका अभिनंदन। गुणमुक्त हंसी पुस्तक की बड़ी सूक्ष्म दृष्टि के साथ विवेचना की और उसके सुनील अग्रवाल जी के लेखन के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। अब मैं आप सबको, अपने सभी अतिथियों को, यहाँ उपस्थित सभी बंधुओं को अपनी ओर से और अपने पूरे परिवार की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने समय निकाल के आप यहाँ उपस्थित हुए। इंस्पिरेशन स्कूल से इस समय बलूटिया जी कहीं अपने क्योंकि वो कांग्रेस प्रवक्ता हैं प्रदेश के, कहीं आवश्यक कार्य से निकल गए, नहीं तो उनको भी यहाँ रहना था। तो भले ही यहाँ पर इस समय कोई नहीं है इंस्पिरेशन स्कूल का कोई, फिर भी मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए इस सभी सुविधाओं के साथ ये कार्यक्रम हम कर सके। और सबसे महत्वपूर्ण हमारे कमल राजपाल जी जो पर कम हैं और हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, इनके लिए जो इनका कंट्रीब्यूशन है उस पर मेरा शेयर नहीं है, लेकिन एक अच्छा शेयर है। जरा सोचता हूँ। तस्वीरें देना भी जिंदगी में जरूरी है जनाब, जो ये काम करते हैं। तस्वीरें देना भी जिंदगी में जरूरी है जनाब, आईने गुजरा हुआ वक्त नहीं बताया करते। बिल्कुल सही बात। आईने गुजरा हुआ वक्त नहीं बताया करते। और तस्वीर जितनी पुरानी हो जाती है वो उतनी कीमती हो जाती है, ज्यादा अच्छा माना जाता है, उतनी कीमती हो उतनी जाती है। ही उसकी महत्ता बढ़ जाती है। अब हम अपने विगत जीवन के अब से 50 साल पहले का, 30 साल पहले का, 10 साल पहले का कोई चित्र देखते हैं, तब खुद को ही लगता है कि अच्छा हम इतने
जवान थे तब हम ऐसे लगते थे। तो आज जो है कमल राजपाल जी ने तमाम छवियाँ जो हैं अपने कैमरे में कैद की हैं, वो हमको उपलब्ध कराएंगे और यथासंभव संपन्न होता है। और मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि आप हमारी ओर से एक छोटा जलपान का प्रबंध है और वो अवश्य ही जलपान करके ही जाएं। धन्यवाद।